अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये बेसिक है बायो का, तो ये आपको पता होना चाहिए हर हाल में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इधर से हम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एटम। ये हमारे पास क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एटम। एटम वर्ड कहां से लिया है हमने? एटमोस से। एटमोस मीन्स क्या होता है? इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। भाई ये दिया किसने? डेमोक्रेटस ने। कब दिया? 500 बीसी के अंदर। ये बीसी क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट, मीन्स के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 500 साल पहले। तो एटम, तो एटम वर्ड एटमोस से इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। भाई अगर ये नाकाबिले तकसीम होता तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते? नहीं ना। ठीक है, ये अब निकले, पहले नहीं पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये मिसनोमर है, गलतुल आम है, ये गलत वर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो एटम, एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा चलो भाई, मॉलिक्यूल बन गए। मॉलिक्यूल हमारे पास बायो के अंदर मॉलिक्यूल कौन कौन से हमारे पास? इधर हम थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर देखते हैं कि मॉलिक्यूल हमारे पास कौन कौन से। भाई एक हमारे पास होता है प्रोटीन। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं हम उसे? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा हमारे पास होता है लिपिड। ठीक है, और चौथा होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अभी ये प्रोटीन जो होता है ये किससे बना होता है हमारे पास? याद रखें, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? ग्लूकोज से। लिपिड जो होता है वो किससे बना होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। भाई ग्लिसरॉल प्लस दूसरा क्या होता है इसके अंदर? फैटी एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इधर बात करूं अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड कैसे होता है हमारे पास? अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास क्या होता है? अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास कार्बन, ऊपर रेडिकल, नीचे हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम? कार्बोजाइलिक एसिड। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अमाइनो। इसे क्या कहते हैं? अमाइनो। हम क्या करते हैं? अमाइनो एसिड का ये अमाइनो वर्ड और इस एसिड को यूज करते हैं तो क्या बन जाता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर ये कार्बोजाइलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप ये कांस्टेंट होते हैं। ये रेडिकल ग्रुप, आर से रेडिकल, ये वेरिएबल होता है। हमारे पास अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में 20 किस्म के हैं जो 10,000 किस्म के प्रोटीन बनाते हैं। ये जो रेडिकल ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप की जगह अगर H आ जाए तो ग्लाइसिन, CH2OH आ जाए तो सीरीन, CH3 आ जाए तो एलेनिन बन जाता है हमारे पास। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये अमाइनो एसिड के अंदर ये कांस्टेंट और ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा, और अमाइनो एसिड की पहचान भी इसी वेरिएबल ग्रुप से होती है। भाई आपकी पहचान आपके बॉडी के किस पार्ट से होती है? चेहरे से होती है ना। ऐसे ही अमाइनो एसिड के अंदर ये चीजें सारी कांस्टेंट होती हैं और ये इसका क्या है? चेहरा है, रेडिकल ग्रुप, जिससे अमाइनो एसिड की पहचान होती है। चलें, ये मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास। ग्लूकोज, ग्लूकोज किससे बना हुआ है हमारे पास? C6H12O6 से। ये तो सारों को पता है भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है C6H12O6। ये जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल को हम ऐसे लिखते हैं भाई, ये हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल। ठीक है, और इसके अंदर फैटी एसिड कितने होते हैं? तीन। तीन फैटी एसिड मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाता है हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राई मीन्स तीन। तीन इसके अंदर क्या होते हैं? फैटी एसिड, और इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में कितना होता है? याद रख लो, ये होता है हमारे पास 17 kg, जिसके अंदर एनर्जी कितनी होती है? 1,44,000 किलो कैलोरी। ये क्या होती है? इसके अंदर एनर्जी होती है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे बना होता है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बनी होती है हमारे पास? H3PO4 से। और साथ में क्या होता है इसके अंदर? पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर के साथ साथ इसके अंदर क्या होती है? नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस। अगर देखो, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अंदर जो नाइट्रोजीनस बेसिस होंगी वो कौन कौन सी होंगी? याद रखें आप। एक एडेनिन,
दूसरी होती है ग्वानिन, तीसरी होती है साइटोसिन और चौथी होती है थाइमिन। और एक बात और याद रखनी है कि एडेनिन और ग्वानिन जो होती है हमारे पास प्यूरिन होती है, साइटोसिन थाइमिन क्या होती है, पायरिमिडीन होती है। ठीक है, प्यूरिन जो होती है वो क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, लार्ज होती है, और पायरिमिडीन क्या होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, अगर ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर पेंटोज शुगर जो होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर नहीं होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डी मीन्स क्या होता है, रिमूव, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सी मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन, और शुगर, इस शुगर से एक ऑक्सीजन रिमूव है, इसके अंदर 5 ऑक्सीजन होते हैं, अब कितने, 4 ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं किसकी, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की, भाई इधर ही हम देख लेते हैं, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड हम इधर देखते हैं। ठीक है, चले इधर मैं लिख देता हूं, भाई ये हमारे पास आरएनए, आरएनए भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में H3PO4 कॉमन, लेकिन इसके अंदर जो पेंटोज शुगर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन 5 होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और साथ में इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होती है, इसमें भी एडेनिन होती है, ग्वानिन होती है, साइटोसिन होती है, और थाइमिन की जगह यूरासिल होती है। एडेनिन और ग्वानिन वही प्यूरिन स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग वाले। ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन क्या होते हैं, हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है भाई, देखो प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, अमाइनो एसिड छोटा मोलिक्यूल है। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल है। देखिए प्रोटीन एक दीवार है, अमाइनो एसिड उसकी इंट है, कार्बोहाइड्रेट दीवार है, ग्लूकोज उसकी इंट है, लिपिड एक दीवार है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड उसकी इंट है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है, और ये न्यूक्लियोटाइड उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। आरएनए लगा लेंगे, एक दीवार है, तस्बीह है पूरी, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, उस तस्बीह के दाने। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, मोलिक्यूल हो गए। मोलिक्यूल के बाद भाई आ जाए इधर, आ जाए, मोलिक्यूल के बाद हमारे पास आते हैं ऑर्गेनेल। क्या आते हैं, ऑर्गेनेल। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑर्गेनेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक को हम बोलते हैं ईआर, ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं हम इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हमारे पास होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तीसरा हमारे पास होता है पर ऑक्सीजोम। चौथा हमारे पास होता है ग्लाइऑक्सीजोम। पांचवा हमारे पास होता है सेंट्रियोल। छठा हमारे पास होता है वेक्यूल। सातवां हमारे पास होता है राइबोसोम। ठीक है, इसके बाद आठवां हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट, और नौवां हमारे पास कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये याद रखने, ये सारे ऑर्गेनेल है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनेल है, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मैं देखो जिसके ऊपर मैं एक टिक लगाता हूँ वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ग्लाइऑक्सीजोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, पर ऑक्सीजोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, वेक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब ये जो ऑर्गेनेल है, और एक और ऑर्गेनेल आपने याद रखना है, न्यूक्लियस। कौन सा याद रखना है आपने, न्यूक्लियस। क्या याद रखना है आपने, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है, एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और न्यूक्लियस क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। ये क्या होगी, इसकी डबल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल। और न्यूक्लियस को ही हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, डीएनए, डीएनए ही पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। भाई ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेल हो गए। ये सारे ऑर्गेनेल जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सेल बन जाता है। भाई सारे ऑर्गेनेल मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या बन गया, सेल। अब सेल के बारे में मैं कुछ हकीकतें आपको बताऊं। भाई सेल एक ग्रीक वर्ड है, सेल एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कौन से सेला। सेला मीन्स क्या होता है, हालो स्पेस, खाली जगह। आप मुझे बताएं सेल हालो स्पेस है क्या, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इतने ज्यादा ऑर्गेनेल है, क्या ये हालो स्पेस है क्या, तो सेल भी एक गलत वर्ड है। और गलत वर्ड कैसे आया, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। मैं देखो हुआ क्या था, सेल आप मुझे बताएं, सेल एक बड़ी लार्ज है या स्मॉल है। भाई सेल बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, सेल को किससे देखा गया होगा, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब मैं आपको माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। माइक्रो मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल,
स्कोप क्या होता है? टू सी आर लुक। अब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई? याद रखें 1590 के अंदर जेचरिस जेनसन, कौन था? जेचरिस जेनसन। इसके अब्बे की कौन सी दुकान थी? शीशे की, मिरर की। इसने एक मिरर उठाया, शीशा उठाया, शीशा उठाया भाई, ये शीशा उठाया। इसने एक मिसाल है, किसको देखा? ए को देखा। ए को देखा तो ए इसको कैसा नजर आया? बड़ा। मकसद कहने का है कि छोटी चीजें क्या नजर आई? बड़ी। कीड़ी को देखा तो भैंस नजर आई, मकोड़े को देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे डायनासोर होता है। तो इसने सोचा कि ये शीशे के अंदर तो बड़ी करामत है, जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया? जेचरिस जेनसन ने 1590 के अंदर। इसके बाद 1610 के अंदर कौन आया? गैलीलो। गैलीलो एक फिजिस्ट था और एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, फिजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? जो माहिर फल्कियात हो, जो स्टार की स्टडी करने वाला हो। 1610 में इसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। 1665 की बात है, कौन आया? रॉबर्ट हुक। इसने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बना के इसने यूज किया किसके ऊपर? दरख्त की छाल के ऊपर, जिसे हम कोर्क कहते हैं। इसने दरख्त की छाल को जैसे देखा तो दरख्त की छाल इसको कैसी नजर आई? ऐसी, हालो स्पेसिस। इसे क्या कहते हैं हम? हालो स्पेसिस। अब इस हालो स्पेसिस से कौन सा वर्ड इजाद हुआ? या हालो स्पेसिस को ग्रीक में क्या कहते थे? सेला। सेला से क्या आया? सेल। अभी सवाल पैदा होता है ग्रीक ही क्यों? भाई तब ग्रीक क्या करती थी? डोमिनेंट लैंग्वेज थी। आज कौन सी लैंग्वेज डोमिनेंट है? मैं आपको किस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश के अंदर पढ़ा रहा हूँ ना। तो तब ग्रीक डोमिनेंट लैंग्वेज थी, तो सारे वर्ड कहां से लिए जाते थे? ग्रीक से। अब आप मुझे बताएं कि तब का माइक्रोस्कोप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो सेल के अंदर ये सारे न्यूक्लियस देख सके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, ऐसे ऑर्गेनेल देख सके। तब इतना माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था। तो तब से ये वर्ड क्या पड़ गया? सेला। और सेल भी एक हमारे पास क्या है? गलत वर्ड है। ठीक है, तो सेल, और सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। भाई जिधर भी लॉजी आ जाए ना, मींस क्या होती है? स्टडी। साइटोलॉजी सेल की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी बोन की स्टडी, मायोलॉजी मसल्स की स्टडी स्टडी, फिजियोलॉजी बॉडी फंक्शन की स्टडी स्टडी, जूलॉजी भाई जानवरों की स्टडी, बायोलॉजी लाइफ की स्टडी। तो लॉजी जिधर भी आ जाए मींस क्या होती है? स्टडी होती है। न्यूरोलॉजी ब्रेन की स्टडी, नेफ्रोलॉजी, हेपाटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी होती है किडनी की, नेफ्रॉन की, और हेपाटोलॉजी क्या होती है? अपने लीवर की स्टडी। सेल, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर, टिश्यू टिश्यू मिलकर, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। मैं आपको ना इधर ऑर्गन सिस्टम की कुछ मिसालें लिखवा देता हूँ। ऑर्गन सिस्टम के अंदर थोड़ा सा, अगर हम इसको थोड़ा सा पेज को इस तरफ लेकर आए, मैं थोड़ा सा पेज को इधर लेकर आए, तो मैं ऑर्गन सिस्टम की आपको मिसालें इधर लिख के देता हूँ। भाई हमारे पास, आप मुझे बताएं ऑर्गन सिस्टम के अंदर, आप मुझे बताएं ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमारे पास, आप मुझे बताएं डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया ऑर्गन सिस्टम के अंदर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? भाई माउथ और बक्कल कैविटी। भाई कहते हैं ना हम उसको माउथ और बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ और बक्कल कैविटी। इसके बाद क्या आ जाता है? माउथ या बक्कल कैविटी के बाद भाई फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होती है? कॉमन ट्यूब होती है फूड एज वेल एज एयर। फेरेंक्स के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? एसोफेगस। एसोफेगस एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या होती है? ट्यूब होती है, जो फेरेंक्स को किससे मिलाती है? स्टमक से। तो एसोफेगस के बाद क्या आ गया हमारे पास? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ड्यूडीनम। ड्यूडीनम। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं ज्यूजीनम। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? इलियम। इसके बाद क्या आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आ जाती है हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? सीसम। इसके बाद क्या आ जाता है? अपेंडिक्स। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? कोलान। इसके बाद क्या आ जाता है? रेक्टम। इसके बाद क्या आ जाता है? एनस। इसे पूरी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? माउथ से लेकर एनस तक को क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब। ये बात आपने क्या करनी है? याद रखनी है। इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी ट्यूब को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब। मैं आपको लिखवा देता हूं इधर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
ट्यूब, ठीक है, माउथ टू एनस। चले, तो ये तो हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद अगर ऑर्गन सिस्टम के अंदर मैं बात करूं ना, तो हमारे पास एक आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई आता है या नहीं आता? भाई आता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है हमारे पास। क्या आ जाता है? रेस्पिरेटरी, ठीक है, सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? याद रख लो, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आ जाती है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? ग्लोटिस। ग्लोटिस के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एपीग्लोटिस, ठीक है, ढक्कन होता है ग्लोटिस के ऊपर। एपीग्लोटिस के बाद क्या आ जाती है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या आ जाते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या आ जाते हैं? ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के बाद क्या आ जाती है? एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट। इसके बाद क्या आ जाते हैं? एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के बाद क्या आ जाती है? ब्लड की कैपिलरीज। ब्लड की कैपिलरीज। ब्लड की क्या आ जाती है हमारे पास? कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। भाई नर्वस सिस्टम भी तो है ना। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? एक ब्रेन, और दूसरा क्या आ जाता है? स्पाइनल कार्ड। भाई इसके बाद हमारे पास मस्को स्केलेटल सिस्टम। मस्को स्केलेटल सिस्टम। भाई मसल्स और हमारे ढांचे का जो सिस्टम है उसे मस्को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। भाई इसके अंदर मसल्स आ जाते हैं और स्केलेटन आ जाते हैं। भाई इसके अंदर मैं स्केलेटन की आपको हड्डियां नहीं बताऊंगा, इतना डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। ये सारे क्या है हमारे पास? ऑर्गन सिस्टम। ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो आपको बताने वाली बात ये है कि ये सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास? एक पूरे का पूरा जानदार बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? स्पीशीज। अच्छा, स्पीशीज क्या होते हैं? एक तरह के जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, मेटिंग करें, कपलिंग करें और बच्चा पैदा करें। जो बच्चा जो हो वो फर्टाइल हो, वो भी आगे बच्चे पैदा कर सके, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। असल डेफिनेशन ये। स्पीशीज और भी लिख सकते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज वो होती हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम हो, जैसे कि ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर। तो सारे जितने भी ह्यूमन है तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। मक्खी के अंदर 8 क्रोमोसोम है, तो सारी मक्खियों के अंदर कितने होंगे? 8 क्रोमोसोम होंगे, तो हम उन्हें स्पीशीज कहेंगे। शुगर केन के अंदर 80 क्रोमोसोम है, कोई भी शुगर केन देख लो, उसके अंदर 80 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, स्पीशीज है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। कॉर्न में 20 क्रोमोसोम है, कोई भी कॉर्न देख लो आपको, कॉर्न, मकई, उसके अंदर क्या होंगे? 20 के 20 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। अच्छा, स्पीशीज। स्पीशीज के बाद आगे आगे इजी है प्रोसेस। स्पीशीज के बाद हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होते हैं? एक तरह के जानदार, जैसे ह्यूमन बैठे हुए हैं कमरे में बैठे हुए हैं, जैसे इधर हम 6 बंदे हैं, ठीक है, सिर्फ। तो वो क्या है? हमारी पॉपुलेशन। हम एक तरह के जानदार हैं, ठीक है, ह्यूमन बैठे हुए हैं। पॉपुलेशन के बाद आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में मुख्तलिफ तरह के जानदार, जैसे हम इधर इंसान बैठे हुए हैं 5-6, ठीक है, इसके साथ क्या आ जाए? कोई कुत्ता आके बैठ जाए, बिल्ली आके बैठ जाए, कबूतर, चिड़िया, तो ये मुख्तलिफ तरह के जानदार आ जाएंगे, तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। कम्युनिटी के बाद क्या आ जाता है हमारे पास? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? बायोस्फीयर। देखो, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। स्फीयर क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, ये हमारी एक मिसाल है कि अर्थ है। अर्थ से कुछ ऊपर तक तकरीबन 20 किलोमीटर, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है आई थिंक, तो ऊपर तक जानदार रह सकते हैं। और अर्थ से कुछ नीचे तक, जहां तक जानदार रह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में भी हम देखते हैं, एक मिनट में बताता हूँ। इकोसिस्टम की स्टडी जो होती है वो किस में आ जाती है? इकोलॉजी में। किस में आ जाती है? इकोलॉजी में। इधर कुछ एंट्रेंस टेस्ट के मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ये तो हो गया हमारा इधर तक पूरा। अगर कोई आपसे पूछ ले, इस सवाल, इस मीन्स के इस टॉपिक में से सवाल आते हैं कि वो पूछते हैं लाइफ इज बिल्ट ऑन। लाइफ इज बिल्ट ऑन। अच्छा, फिर पूछते हैं लाइफ इज स्टार्ट ऑन, स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये 3 सवाल पूछ सकता है अगर टेस्ट टफ आ गया तो। हम इस वजह से डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि टेस्ट अगर टफ आ जाए तो हम उसको क्या कर सकें? सोल्व कर सकें। तो लाइफ इज बिल्ट ऑन, याद रखना है, लाइफ इज बिल्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल। आपने क्या जवाब देना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लाइफ इज स्टार्ट फ्रॉम,
स्टार्ट, लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, ये आपने याद रखना है, सेल से। लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से। सेल से क्यों, सेल को हम लिविंग क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्यों नहीं कहते, क्योंकि सेल अपनी तादाद बढ़ा सकता है। जो जानदार जो चीज अपनी तादाद बढ़ा सकती है वो लिविंग होती है। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये पेन तादाद बढ़ा सकता है क्या, मार्कर, नहीं, जानदार नहीं है। पेज तादाद बढ़ा सकते हैं, नहीं, जानदार नहीं है। ठीक है, हमारे पास बोर्ड बढ़ा सकते हैं तादाद, जानदार नहीं है। इंसान बढ़ा सकते हैं अपनी तादाद, जानदार है। सेल बढ़ा सकते हैं अपनी तादाद, जानदार है। ठीक है, तो इसी वजह से हम वायरस को भी जानदार कंसीडर कई मरतबा कर रहे होते हैं, वो अपनी तादाद बढ़ाता है। फिर वो फर्दर अलहदा बात होती है कि वो सेल का नहीं बना हुआ, ठीक है, वो अलहदा चीजें हैं। खैर, तो जो चीज अपनी तादाद बढ़ाए उसे हम क्या बोलते हैं, जानदार कहते हैं। खैर, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लाइफ, भाई इधर थोड़ा ना गिचमिच सा हो गया है, हम इसको रेड पेन से लिखते हैं। भाई हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं, कम्युनिटी को। किसे कहेंगे हम, कम्युनिटी को। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लाइफ कम्युनिटी को। आप कहेंगे सर कम्युनिटी को क्यों कह रहे हैं, इकोसिस्टम को कहें, बायोस्फीयर को कहें, आखिर तो बायोस्फीयर है। याद रख लो, प्योर लाइफ, खालस लाइफ कम्युनिटी के अंदर आ जाती है। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी कि लिविंग का हाईएस्ट ग्रेड क्या है हमारे पास, कम्युनिटी है। इधर मैं ना आपको ऑर्गेनेल के बारे में बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट के ना चंद नाम है। इसको बोलते हैं एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड तो है ही है, सेमी ऑटोनोमस इसी को बोलते हैं, एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल हम इसी को कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के भी काफी नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कहते हैं, पिलियोमार्फिक कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑलवेज इन मोशन कहते हैं, यूनिवर्सली प्रेजेंट कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस, ये चीजें हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम वगैरह को नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई चीज रह तो नहीं गई इसमें, देखें, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना है, या आप इसकी तस्वीर वगैरह बना लें और इसको आपने अच्छी तरह याद करनी है चीजें।